I am over here to make you understand a very much important lesson, a very much important poem. The name of the poem is On His Blindness, which has been composed or written by John Milton. At first, let us know about John Milton, about the introduction of the poet, and after that we shall start the very poem On His Blindness. तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद इस पोएम के बारे में समझेंगे। जॉन मिल्टन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मतलब बर्थ ईयर लिखा हुआ है 1608 से लेकर 1674, ये इनका लाइफ स्पान रहा। लाइफ स्पान ये जॉन मिल्टन का है 1608 से 1674 ईस्वी तक, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 64 साल तक इनकी जीवन अवधि रही। 64 साल, 64 में आप 8 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, मतलब पूरा जीवन अवधि इनका 64 साल का था। और इस 64 साल की अवधि में जब ये 44 साल के हुए, मतलब व्हेन ही बिकेम 44 ईयर्स ओल्ड, 43 और 44 ईयर्स ओल्ड, देन ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। जब वो 44 के हुए, 43-44 के, तो पूरी तरह अंधे हो गए, दोनों आँखों से अंधे हो गए। और अंधे होने के पश्चात उनके मन में, उनके दिमाग में ये बात आई कि मैं एक पोएट था, मैं एक कहानीकार था, एक लेखक था, और मैं अपने कविताओं के माध्यम से दुनिया में सजगता या दुनिया में अपने इस गुण को आगे बढ़ा रहा था, या लोगों को उससे कुछ न कुछ चेतना जागृत कर रहा था। लेकिन जब मैं कम्प्लीटली अंधा हो गया 44 साल की उम्र में, जबकि ये मेरा आधा ही उम्र है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कैसे, भगवान ने मुझे ये जो हुनर दिया, ये मुझे जो स्किल दिया, इस स्किल का मैं उपयोग कैसे करूँगा। तो उन्होंने इस चिंता में एक पोएम लिखा, और उस पोएम को हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, उसी पोएम को उन्होंने लिखा। ऐसे इस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन इसका कोई टाइटल नहीं था। उन्होंने जब इस सोच को प्रकट किया तो इनकी एक बेटी थी, उस बेटी ने कहा कि आई विल राइट फॉर यू, यू विल हैव टू स्पीक ओनली, मतलब उसने कहा कि आपको केवल बोलना होगा, मैं उसे लिखूंगी। और जॉन मिल्टन साहब की बेटी ने इस पोएम को लिखा। पहले इस पोएम का कोई टाइटल नहीं था, और उन्होंने इस पोएम को जब बोला और उन्होंने लिखा, उनकी बेटी ने लिखा, तो इस पोएम का एक ये है, एक टाइप है। इस पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन वाला पोएम, 14 लाइन्स पोएम आप कह सकते हैं, या 14 लाइन वाला पोएम जो उसको सोनेट कहते हैं। अब इस सोनेट में भी एक खास गुण ये है, एक खास टाइप का पोएम सोनेट है। सोनेट इस तरह से दो तरह के सोनेट होते हैं। एक विलियम शेक्सपियर जो लिखा करते थे, उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, जिसमें आपको 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन और 2 लाइन होते थे, मतलब क्वार्टरेन क्वार्टरेन क्वार्टरेन, और एक ऑपलेट होता था। क्वार्टरेन का मतलब कि 4 लाइन का पोएम, फिर 4 लाइन का पोएम, फिर 4 लाइन का, मतलब एक पोएम में 4 4 8 4 12 लाइन और 2 लाइन का कॉपलेट होता था, मतलब 14 लाइन। ये स्टाइल जो सोनेट का है, उसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। लेकिन इन्होंने जो सोनेट लिखा, इसमें 8 लाइन और 6 लाइन्स आप देख सकते हैं। 8 लाइन, 6 लाइन्स एंड 8 लाइन्स। आप ऊपर के 8 लाइन्स को देखेंगे, ये 8 लाइन्स है यहाँ तक, उसके बाद ये 6 लाइन्स है। तो 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है। 8 लाइन्स, दिस इज नोन एज ऑक्टेव, एंड 6 लाइन्स इज नोन एज सेस्टेट, मतलब 6 लाइन को सेस्टेट। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अ पोएम विद 8 लाइन्स इज नोन एज, तो इसको आप ऑक्टेव बोलेंगे। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। इसी तरह 4 लाइन का अगर होता है, 4 लाइन्स, तो 4 लाइन्स को हम लोग क्वार्टरेन कहते हैं, क्वार्टरेन। और 2 लाइन्स जो होते हैं उनको कॉपलेट कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना होगा। 2 लाइन्स के लिए कॉपलेट, 4 लाइन्स के लिए क्वार्टरेन, 6 लाइन्स के लिए सेस्टेट और 8 लाइन्स के लिए ऑक्टेव। तो ये जो पूरा सोनेट है, इस सोनेट का नाम है पेट्रार्कन सोनेट। जो इन्होंने लिखा है, ये पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट की ये खासियत है, या पेट्रार्कन सोनेट की ये क्वालिटी है कि द सोनेट is divided into 2 parts with 8 lines as well as with 6 lines। तो इस पोएम के बैकग्राउंड को हम लोगों ने समझा कि जब जॉन मिल्टन 44 ईयर्स के थे, तो 44 आप जोड़ेंगे 1608 में 44, तो ये 1652 होगा, मतलब लगभग 1652 के उम्र में, जैसे 1652 के उम्र में
मिल्टन साहब अंधे हो गए दोनों आँखों से, और अंधे होने के बाद ये पोएम लिखा गया, इसलिए पोएम दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और बाद में चूँकि इसका नाम सोनेट नंबर करके लिखा हुआ होता था, सोनेट का एक नंबर दिया जाता था, लेकिन बाद में इस पोएम का नाम, इस सोनेट का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद दिया गया। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और परेशानी आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, हम उसे ऊब जाते हैं, और ऊब करके हम अपने मेकर्स को, मेकर मतलब गॉड को, भगवान को हम लोग गाली देना शुरू करते हैं, अच्छा कुछ भला बुरा समाज दुनिया को बोलना शुरू करते हैं। लेकिन मिल्टन जब 44 साल की उम्र में अंधे हो गए बिल्कुल, तो उन्होंने अपने जीवन को कैसे समझा और कैसे लिखा, कैसे दुनिया को मैसेज दिया, वो इसमें बताया जा रहा है। इसमें हम लोग एक एक वर्ड और एक एक लाइन का व्याख्या करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। लिखता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन मतलब जब, आई किसके लिए, तो ये मिल्टन साहब के लिए है, कि व्हेन आई कंसीडर मतलब जब मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ, हाउ मतलब कैसे, माई लाइट इज स्पेंट। लाइट का मतलब यहाँ लाइफ से जोड़ सकते हैं, लाइट का मतलब यहाँ जीवन में जो प्रकाश है उससे भी जोड़ सकते हैं। सबके जीवन का एक प्रकाश होता है जिससे बाकी लोग उससे उसकी आभा उन्हें मिलती है। हर आदमी के जीवन से कोई ना कोई प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से बाकी लोग प्रकाशवान होते हैं। तो मिल्टन साहब का कहना है, यहाँ आप प्रकाश से ज़्यादा लाइफ को ले सकते हैं, कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरा जीवन गुजरेगा, मतलब स्पेंट मतलब बीतेगा, और हाफ माई डेज, अर का मतलब यहाँ बिफोर, यहाँ ERE है, इसका मतलब हो गया बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड। मतलब कि ये अभी आधा ही दिन बीता है। जैसे 44 साल की उम्र में इनको लगता है कि मेरे लाइफ स्पान का, मेरा जीवन जो अवधि है उसका आधा अभी बीता है। इस आधे में बिफोर हाफ माई डेज मतलब आधे जीवन के पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मतलब ये पूरी दुनिया, वाइड का मतलब विस्तृत या बड़ी चौड़ी, डार्क का मतलब अंधेरी, तो इस पूरे अंधेरी दुनिया में मेरा बाकी दिन मतलब आधा जीवन कैसे बीतेगा, जब मैं इस पे विचार करता हूँ। इस दो लाइन का मतलब हुआ कि जब मैं यह विचार करता हूँ कि इस विस्तृत अंधेरी दुनिया में मेरा जीवन बाकी का आधा कैसे बीतेगा। इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि वाइड ये लिखा जाना चाहिए था, इन दिस वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड मतलब वाइड पहले होना चाहिए था, डार्क बाद में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वाइड और हाइड को राइम्स बनाने के लिए ऐसा किया। अब इसका राइमिंग स्कीम हम लोग चेक करेंगे तो पहला का स्पेंट का A, वाइड का B, हाइड का B, और फिर बेंट का A, फिर प्रेजेंट का A, फिर चाइल्ड का B, और फिर डिनाइड का B। मतलब इसका राइमिंग स्कीम जो है ABB AABB, ये इसका राइमिंग स्कीम है। जो ऊपर के हम लोग लाइंस को देख रहे हैं तो ABB AABB, इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है। जैसे स्पेंट और बेंट बोलने में एक जैसा लग रहा है, तो स्पेंट, बेंट, प्रेजेंट है ना, उसके बाद ये वाइड, हाइड, चाइल्ड, तो इसलिए ये एक जैसे बोलने में है, इसलिए इसका राइमिंग स्कीम BB है। तो चूंकि ये वाइड से राइम कराना था इनको हाइड को, चाहे हाइड से राइम कराना था वाइड को, इसलिए वाइड को पहले ना लिख करके डार्क को पहले लिख दिया। तो पहले दो लाइन का मतलब अभी हम लोगों ने सुना और समझा भी कि व्हेन आई कंसीडर मतलब जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट मतलब मेरा जीवन कैसे बीतेगा, बिफोर हाफ माई डेज मतलब जीवन के ये आधे दिन, मतलब जो लाइफ स्पान है, जो जीवन अवधि है, उसके आधे दिनों में, इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड मतलब ये जो बाकी का आधा दिन बचा है, बाकी का जो आधा जीवन बचा है, यह दुनिया जो इतनी अंधेरी और मेरे सामने चौड़ी है, इसमें मेरा बाकी आधा दिन मतलब बाकी जीवन का जो आधी जीवन अवधि वो कैसे बीतेगी जब मैं विचार करता हूँ। आगे लिखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो एक गुण, एक हुनर, विच डेथ टू हाइड, हाइड का मतलब छिपा हुआ होना, और डेथ मतलब मृत्यु, मतलब एक गुण या एक हुनर जो मेरे अंदर है और जो मेरे पास मृत्यु तक छिपी रहेगी।
हर आदमी के पास कोई ना कोई एक हुनर होता है, एक गुण होता है, और वह हुनर उसके मृत्यु तक मतलब जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो इनके अनुसार इनके पास जो एक टैलेंट है, वो कौन सा टैलेंट है, तो इस समाज की सेवा अपने राइटिंग के द्वारा करना, अपने लेखनी के द्वारा करना। उसमें ये कहते हैं कि जो एक टैलेंट है मेरे पास मेरे मृत्यु तक जो छिपा हुआ है, लॉज्ड, लॉज का मतलब पड़ा हुआ होना, यहाँ पड़ा होना लिख सकते हैं, लॉज मतलब रहना, या लॉज मतलब पड़ा हुआ होना। लॉज विद मी मतलब मेरे साथ पड़ा रहेगा, यूजलेस, बेकार का, क्योंकि मैं तो अब अंधा हो गया। मतलब मिल्टन साहब कहते हैं कि मैं तो अब अंधा हो गया, तो मेरे पास जो हुनर है मेरे मृत्यु तक रहेगा बिना किसी काम का। यूजलेस, यूजलेस लिखा हो, लॉज विद मी यूजलेस मतलब मेरे पास पड़ा हो रहेगा, यूजलेस, बिना किसी काम का, क्योंकि अब आँख है ही नहीं तो मैं लिखूंगा कहाँ से, आँख है ही नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे, कहानी लिखूंगा कैसे, पोएम लिखूंगा कैसे। मिल्टन साहब के बहुत सारे रचनाएं हैं जो पूरे दुनिया में फेमस है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड। ये ऐसे कृति है जो कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, और ये बहुत ही सुंदर सा पोएम है जो आपके सिलेबस में है, और आपको इसे पढ़ के समझना चाहिए। इसमें जीवन को कैसे जिए उसका गुण निकल करके सामने आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या परीक्षा में फेल हो गए, मार्क्स कम आ गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अभी कोटा में मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे कि बच्चे पंखे में लटक जाते हैं। क्यों भाई, जीवन तुम्हारा उतना ही है क्या? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, बहुत सारा चीज़ है बनने का, और उसी में तुम्हारी इस दुनिया में ख्याति फैलेगी। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आपके अंदर ये बात ज़रूर आएगी कि कैसे उनका आँख पूरा अंधा होने के बाद भी कैसे इस जीवन को उन्होंने समझा और जाना, और कैसे आगे फिर लिखना जारी रखा, और इस पोएम से पूरे दुनिया में फेमस हो गए। तो चलिए फिर आते हैं यहाँ, लॉस्ट विद मी मतलब वो जो टैलेंट मेरे पास है, जो मेरे मृत्यु तक रहेगा मेरे पास, वो अब बेकार रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस मतलब मेरे पास बेकार रहेगा। दो का मतलब यद्यपि, भले ही, माई सोल मतलब मेरी आत्मा, दो मीन्स भले ही, माई सोल मतलब मेरी आत्मा, मोर बेंट मतलब ज़्यादा चाहती है या ज़्यादा झुकी हुई है। किधर झुकी हुई भाई? तो टू सर्व, सेवा करने के लिए। मेरी आंखें अंधी हो गई है, लेकिन मेरी आत्मा अभी उस अंधापन को स्वीकार नहीं कर रही है। मेरी आत्मा ये कह रही है कि तुम इस धरती पे आए हो कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए। तो क्या करने के लिए? मेरी आत्मा टू सर्व देयर विद मतलब इस टैलेंट के साथ, माई मेकर, मेकर में कैपिटल लेटर दिया हुआ है, मेकर यहाँ भगवान के लिए है। कह रहे हैं कि मेरी आत्मा अभी भी ये चाहती है कि मेरे पास जो है उससे मैं अपने मेकर मतलब मुझे जिसने बनाया उसकी सेवा करूं। और हम अपने बनाने वाले की सेवा कैसे कर सकते हैं? मतलब भगवान की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान हमारे सामने थोड़े है कि पानी ला के दे देंगे, पैर दबा देंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। भगवान की सेवा हम उनके द्वारा बनाए गए लोगों की सेवा करके, उनके द्वारा बनाए गए जीवों का ख्याल रख करके कर सकते हैं। मिल्टन के अनुसार आगे हम लोग समझेंगे कि भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं टू सर्व देयर विद माई मेकर मतलब जो मेरे पास टैलेंट है उस टैलेंट से मैं अपने बनाने वाले की मतलब मैं ऊपर वाले की सेवा कर सकूं, इसके लिए मेरा सोल आज भी बेंट है, मतलब आज भी उस चीज़ को चाहता है। आगे कहते हैं एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित करना, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट मतलब मेरा जो अकाउंट है, मतलब मेरा लेखा जोखा है जीवन का। कहते हैं ना कि मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त महाराज सबका लेखा जोखा लेते हैं, पूछते हैं भगवान के, चित्रगुप्त आप बताइए कि इसने क्या किया? तो महाराज इसने तो बहुत सारे लोगों का कत्ल किया। तो भगवान कहते हैं इसको भी नर्क में डाल दो और इसको भी वहीं सज़ा दे दो जो इसने वहाँ किया। फिर दूसरे का अकाउंट खुलता है, पूछा जाता है इसने क्या किया? तो इसने बहुत अच्छे काम किए और परोपकार किया तो इसको स्वर्ग में भेजो। तो वहीं मिल्टन भी यहाँ बताते हैं कि मैं अपना सही अकाउंट मतलब मैंने इस धरती पे अच्छा काम किया, मैंने लोगों को दिग्भ्रमित नहीं किया, लोगों को सही रास्ते पे लाया, इस चीज़ को मैं भगवान के पास प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेस्ट, लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझना चाहिए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, है ना, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, लेस्ट
यू शुड फेल डाउन, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, तो लेस्ट यू शुड फेल डाउन, शुड लगा करके बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कुत्ता काट ले, लेस्ट अ डॉग शुड बाइट यू, तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही कहीं ऐसा ना हो कि ही मतलब या फिर कैपिटल से दिया हुआ, जहाँ जहाँ कैपिटल से दिया हुआ है अगर वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है तो आपको समझना है कि वो भगवान के लिए दिया गया। तो लेस्ट ही मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वे, ही मतलब वे, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मतलब वापस करना, चाइल्ड मीन्स डांट, चाइल्ड का मतलब डांट, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे उल्टे डांटें। क्यों डांटें? क्योंकि मैं अब अंधा हो गया, अब तो मैं कुछ करूँगा नहीं, और बिना कुछ किए मैं ऊपर जब पहुँचूँगा तो भगवान मेरा जब अकाउंट देखेंगे तो कहेंगे कि अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं अंधा होने के बाद, तो कहीं डांट फटकारना शुरू कर दें। तो वही ये लिखते हैं कि जब मैं अपना सही अकाउंट लेखा जोखा उनके पास रखूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उल्टा वो डांट दें। डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या डज या डोथ जो है ये ओल्ड इंग्लिश है, ये एक्चुअली डज होता है, DOES डज। तो डज गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, मतलब कह रहा है कि क्या भगवान सच में जो हमारा एग्जैक्ट डे लेबर मतलब ये जो हमारा काम होता है, मेहनत होता है, और जो हमारा जीवन दर्शन है या जीवन है उसको डिनाई करते हैं, मतलब उसका तिरस्कार करते हैं, या उसे न देखने के लिए, डिनाई करना मतलब मना करते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी प्यार से पूछा, किससे पूछा? तो खुद से पूछा या अपनी आत्मा से पूछा। फॉन्डली मतलब प्यार से, आस्क मीन्स पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन सब्र, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, धीरज, और टू प्रिवेंट मतलब इस क्वेश्चन को रोका। जो क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्या मेरा जो जो एग्जैक्ट डे लेबर होता है, मतलब जो मेहनत होता है या जो जीवन का जो जीवन होता है, क्या उसको डिनाई किया जाता है भगवान के द्वारा? तो अंदर से जब मैंने इसको प्रेम से पूछा तो मेरा धीरज इस क्वेश्चन को रोका, और क्या कहा? अब आगे ये 8 लाइन जो है इस पोएम का, इस पोएम में उन सारे सिचुएशंस को, कंडीशंस को बताए गए हैं जो पोएट के मन में उपजा। अभी जो है अब इसका, इस सिचुएशंस का, इस क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन है, हल क्या है, उसका ये 6 लाइन में, मतलब ये जो 6 लाइन का सेस्टेट है उसमें आता है। चलिए इसको भी पढ़ के देखते हैं। पहले 8 लाइन का मतलब ये हुआ कि मिल्टन जब अंधे हो जाते हैं तो अंधे होने के बाद उनके मन में, जहन में ये क्वेश्चन आता है कि अब मेरा क्या होगा जब मेरे जीवन के आधा समय बचा हुआ है और मेरी आंखें अंधी हो गई और मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ। तो जबकि मेरा मन जो है, मेरी आत्मा आज भी चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। जब मैं, ऐसा ना हो कि मैं जब भगवान के पास ऊपर पहुँचूँ और मेरा लेखा जोखा, मेरा अकाउंट खोला जाए तो मुझे वो डांटें। क्यों डांटें? क्योंकि तुम अपना आधा जीवन बेकार बिता करके धरती पर से आ गया। उसके बाद कहते हैं कि उनके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो ये लेबर है, जो मतलब जो श्रम है, जो मेहनत है, जो जीवन है, क्या उसको ऊपर वाले के द्वारा डिनाई किया जाता है, भगवान के द्वारा डिनाई किया जाता है? तो उनके अंदर ही इससे ये जवाब आती है, उनका धीरज इस क्वेश्चन को रोकता है और जवाब देता है। क्या जवाब देता है? तो चलिए देखते हैं। हेलो मोटो, किसका फोन है? ठीक है, रिकॉर्ड होने लगा फिर। और कहता है कि दैट मरमर, मरमर का मतलब गूंज, अंदर से आवाज। मरमर सुन रिप्लाई, शीघ्र ही जवाब देती है। क्या देती है जवाब? गॉड डथ नॉट नीड, गॉड, डोथ का मतलब गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, मतलब अंदर से ये जवाब आती है, मेरे मन से ये जवाब आती है कि भगवान को आदमी के काम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आदमी कौन काम कर रहा है उससे उसकी ज़रूरत नहीं होती, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही मनुष्य के द्वारा भगवान को जो गिफ्ट उपहार के रूप में दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हे भगवान हमको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करा दीजिएगा, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तो आपके लड्डू से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और चाहे आप उनको कपड़े दे देते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं या गुलटेनिया मार के जाते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लड्डू चढ़ा देने से अगर भगवान खुश हो जाते तो सारा लड्डू लोग चढ़ा चढ़ा करके अमीर बन जाता।
है ना। तो वहीं यहाँ लिखते हैं कि आपके गिफ्ट से भी, मतलब आपके उपहार से भी भगवान खुश नहीं होते हैं। तो खुश किससे होते हैं? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, मतलब वह व्यक्ति जो उनके माइल्ड का मतलब होता है हल्का, योक का मतलब यहाँ योक कहते हैं जैसे बैल के कंधे के ऊपर जो पालो रखा जाता है उसको योक कहते हैं। लेकिन यहाँ योक का मतलब कष्ट, दुख, दर्द। तो क्या लिखते हैं कि हु बेस्ट बियर, मतलब जो सबसे अच्छा सहता है, बियर का मतलब सहना, बर्दाश्त करना, हिज माइल्ड योक मतलब उनके द्वारा जो हल्का कष्ट या दुख जो जीवन में दिया जाता है उसको जो बड़ी अच्छे से सह लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, मतलब भगवान उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके द्वारा दिए हुए कष्ट को, हल्के कष्ट को आसानी से सह लेता है। उसके बाद दे सर्व हिम बेस्ट, दे मतलब हम लोग, यहाँ धरती के लोग, सर्व हिम, फिर हिम यहाँ कैपिटल है, मतलब भगवान के लिए, मतलब वही लोग उनका सबसे ज़्यादा अच्छा सेवा करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए हल्के दुख को या चाहे बड़े दुख को, उनके द्वारा तो वो हल्का ही है, जो हमें बड़ा लगता है उनके द्वारा वो हल्का होता है, उसको जो अच्छे से सह लेते हैं वही उनकी अच्छी सेवा करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, हिज स्टेट, स्टेट का मतलब उनका साम्राज्य, इज किंगली मतलब भगवान का साम्राज्य, ऊपर वाले का जो साम्राज्य है, राज्य है, वो कैसा है? बहुत बड़ा है, राजाओं जैसा है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब हजारों लोग उनके केवल एकमात्र इशारे से, 1000 का मतलब हजारों, एट हिज बिडिंग मतलब उनके इशारे पे, स्पीड हजारों लोग उनके इशारे पर तेजी से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट, मतलब पूरा लैंड ओशन का मतलब पूरा भूमंडल, पूरा ओशन का मतलब पूरा जो जलमंडल है, मतलब जितने भी ओशंस है, जितने भी ज़मीन है, सब पे बड़ी तेज़ी से उनके इशारे से आगे की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना आराम किए, मतलब भगवान के एक इशारे पे, ऊपर वाले के एक इशारे पे हजारों हजार लोग या जीव बिना थके पूरी धरती, पूरा समुद्र भी पार कर सकते हैं। उनकी महिमा इतनी बड़ी है, चाहे उनका साम्राज्य इतना बड़ा है। दे ऑल्सो सर्व, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब वो लोग जो अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, अब जीवन में आगे बढ़ने का, चाहे जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त करने का इंतज़ार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग कभी सोच लेते हैं कि अरे ये नहीं हुआ तो मुझे जी करके क्या होगा, अरे ऐसा नहीं होगा तो अब मैं क्या करूँगा, चाहे मैं मैट्रिक में फ़ेल हो गया, चाहे इंटर में फ़ेल हो गया, चाहे मेरा IIT नहीं निकला, मेरा नीट नहीं निकला, तो मैं जी के क्या करूँगा, मुझे हैंग हो जाना चाहिए, चाहे मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है। मिल्टन का कहना है कि दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी उनकी सेवा करते हैं जो हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़ा रहते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं। स्टैंड एंड वेट मतलब खड़ा होकर अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी आपका नीट नहीं निकला, चाहे आप मैट्रिक में पास नहीं हुए तो दूसरी बार नहीं पास होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो मैट्रिक फेल हो गए और बाद में डॉक्टर बन गए, बाद में आपको DM बन गए, SDM बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं अब क्या करूँगा, नहीं करूँगा, अब तो जीवन लीला ही समाप्त है। हम अपनी बारी का इंतज़ार करें तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफल हम जरूर होंगे। क्योंकि मिल्टन भी 44 साल की उम्र में, मैंने बताया कि 1652 में कंप्लीट ब्लाइंड हो गए, पूरी तरह से अंधे हो गए, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा सोनेट लिख दिया कि केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और मिल्टन के प्रति लोगों का आदर इस सोनेट के बाद बढ़ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस सोनेट को एक बार फिर अच्छे से पढ़ेंगे और एक दो बार देखने के बाद निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। बहुत ही उम्दा पोएम। बहुत बहुत धन्यवाद।